तो आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है ये। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में बेसिकली जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स, उनको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, रैम हो गया, है ना, रोम चिप हो गई, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे होते हैं हमारे हार्डवेयर। ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम लोग छू सकते हो, पकड़ सकते हो, है ना, उन चीज़ों को कहते हैं हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग केवल देख सकते हैं, इनको पकड़ नहीं सकते हैं हाथ से। ठीक है ना? तो ऐसे कहिएगा कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या ऐसे कहिएगा प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? सॉफ्ट प्रोग्राम कह लीजिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लीजिएगा, ऐसी चीज जिनको हम लोग देख सकें। तो कुल मिला के एक शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बोलते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इनके कलेक्शन को बोलते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम के कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम का कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, किसी भी चीज को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। कैसे? जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में हमारे पास एक हुआ हार्डवेयर। ठीक, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें कोई चीज चाहिए होगी, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए? जो इस हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा या इसको मैनेज करेगा। ठीक, अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हमें कोई अगर अपना पर्टिकुलर काम करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब कैसे? जैसे मुझे पेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए? MS पेंट या पेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए। हमें अगर कोई राइटिंग करनी है तो वर्ड पैड चाहिए, है ना, या MS वर्ड चाहिए, है ना। अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर सी में प्रोग्रामिंग करनी है तो सी का सॉफ्टवेयर चाहिए, या C++ का सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज जिसको हार्डवेयर मैनेज करेगा, जो ऐसे क्या समझ लीजिएगा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो हमारी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात क्लियर हो गई? पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो विच प्रोवाइड द इन्वायरमेंट, जो केवल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है और इनके सबके एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। कंपाइलर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर भी एक तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी आगे डिटेल में हम आपको बताएंगे कि ये होते क्या है, आगे चलेंगे तो। अभी फिलहाल ऐसे समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज करेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी पर्टिकुलर नीड के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करेंगे। डेफिनेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो हमारी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करेंगे। जो मैंने डेफिनेशन चेंज की है, जो पुराने कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा पार्ट इसका उसका मिक्स हो गया था। ठीक ना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोग्राम्स स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, C++ का सॉफ्टवेयर हो गया, जो भी है, तो वो हमारे होते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो शॉर्ट में समझने की जरूरत ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जीक्यूशन के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग या जो आपको टास्क दी गई है उसको पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम आते हैं अपने टॉपिक, जो है हमारा आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, ये दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक, दैट मैनेजेस द हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करेगा और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। बेसिकली इट प्रोवाइड्स एन इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये देखिए फिगर बना हुआ है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर हो गए, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, डिस्क ड्राइव, इन सबको कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए हायरार्की मैंने बनाई हुई है, क्या ये है यूजर जो वर्क करेगा, ये है हार्डवेयर जिस पे आपको काम लेना है, जिसके थ्रू। तो अब हार्डवेयर को कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर से तो इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारी नीड के लिए तो हमें कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, तो वो ये बीच में क्या आ गए? एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरेक्शन का वर्क करता है और विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कराता है। अब यूजर जो है अपनी पर्टिकुलर नीड के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा किस पे? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से फिर उस चीज को वर्क कराएगा। हार्डवेयर में क्या आएगा आपका? सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है ना, मेमोरी है, ये सारी चीजें। तो ये हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन काम है, चार काम होते हैं। पहला प्रोसेसर मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ये होता क्या है। प्रोसेसर मैनेजमेंट के लीजिए या प्रोसेस मैनेजमेंट के लीजिए, बात देखिए। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी कंप्यूटर में जब हम कोई काम करते हैं तो प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, एक P3 प्रोसेस है, ऐसे समझिएगा। किसी फाइल को आपने ओपन किया है तो वो P1 प्रोसेस से है, आप कुछ और काम करवा रहे हैं वो P2 प्रोसेस है और P3 प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होती हैं एक सीपीयू के थ्रू। आपको मैंने बताया था कि सीपीयू सारे एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो सीपीयू में ये P1, P2 और P3 कैसे कैसे एग्जीक्यूशन में आएगी? पहले P1 जाएगा या फिर P2 एग्जीक्यूशन में जाएगा या P3 एग्जीक्यूशन में जाएगा या P1 के बाद P3 जाएगा फिर P2 जाएगा। इनका जो भी मैनेजमेंट होगा, मींस प्रोसेस का जो भी मैनेजमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। या प्रोसेसर किस प्रोसेस को कैसे कैसे असाइन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। किसके एग्जीक्यूशन के लिए कब सीपीयू रेस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपको लास्ट में बताया था, मेमोरी दो तरीके होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो अब क्या है, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं मैं। अगर कहीं टर्म बोला जाता है मेमोरी मैनेजमेंट तो वो हमेशा आप समझिएगा कि वहां पे हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, नॉट सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं कहीं पर बोलता हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट, दैट मीन्स प्राइमरी मैनेजमेंट। अगर और स्पेसिफिक कर दूं मैं, तो प्राइमरी मेमोरी में भी हम बेसिकली रैम को मैनेज कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेटा है जो कि हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, फिर सीपीयू एक्सेस करता है उसको वाया प्राइमरी मेमोरी, ठीक। तो सारा डेटा सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में आता है, फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में जाता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये जो प्राइमरी मेमोरी आपकी लगी हुई है या हमारी जो रैम लगी हुई है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप रैम लगाते हैं तो रैम की साइज तो बहुत कम होती है, 2 GB की होती है या 3 GB, 4 GB, 8 GB की मान लीजिए, चलिए ठीक। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर ऐसा एग्जीक्यूट कराना है जिसकी साइज है 10 GB, या कोई फाइल ऐसी डाउनलोड करनी है जो 10 GB की है, तो ये कैसे जाएगी? ऐसा थोड़ी एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगी। तो ये क्या करता है कि रैम के किस पार्ट में कब कितनी मेमोरी मैनेज की जाएगी या कैसे मैनेज किया जाएगा रैम को, तो ये हमारा काम कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कब कितने किस प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी उसको चाहिए या कितनी रैम उसको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, रैम कब असाइन की जाएगी, कब एलोकेट की जाएगी और कब डी एलोकेट की जाएगी, तो उसका एलोकेशन और डी एलोकेशन इस प्राइमरी मेमोरी का या रैम का एलोकेशन और डी एलोकेशन कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? मेमोरी मैनेजमेंट। ऐसे कहिएगा मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ऐसे कहिएगा मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है ना, या एलोकेशन ऑफ रैम। तो एलोकेशन और डी एलोकेशन, इसका सारा मैनेजमेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट देखिए इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब
देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा सीपीयू है, ठीक। अब सीपीयू में को इनपुट और आउटपुट चाहिए, ठीक। अब इनपुट और आउटपुट आप देंगे कहाँ से? इनपुट भी देंगे किसी न किसी इनपुट डिवाइस से, या तो कीबोर्ड होगा या माउस होगा या कुछ भी होगा, जो भी डिवाइस होगी। आउटपुट, आप आउटपुट जो लेते हैं वो भी किसी न किसी डिवाइस पे दिखाई देगा, आउटपुट डिवाइस पे दिखाई देगा। तो सीपीयू क्या है, ये जितनी भी डिवाइसेस आप लगाते हैं, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, इन डिवाइसेस को कौन मैनेज करेगा? तो ये मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, अभी मैंने बताया था ना सिस्टम सॉफ्टवेयर में कि डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, ये डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं उनको ये मैनेज करता है। तो आप जितनी भी डिवाइसेस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल माउस लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं, प्रिंटर लगाते हैं, इन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तब फिर ये सीपीयू के थ्रू एक्सेस होती है। तो दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब देखिए फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है, जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई आपने एक फाइल बनाई, ठीक, वर्ड पैड पे, वर्ड में या एमएस वर्ड में कोई एक आपने फाइल बनाई, या ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल है, तो इन फाइल को स्टोर कैसे किया जाएगा और या उन फाइलों को रीड कैसे किया जाएगा, किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। जैसे ये हमारी हार्ड डिस्क का पोर्शन है, तो कहाँ कहाँ ये स्टोर होगा, है ना। तो फाइल्स का स्टोरेज बेसिकली जो होता है, फाइल का स्टोरेज, उस स्टोरेज को भी मैनेज करने का काम कौन करता है? ओएस। तो ये लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ फाइल्स ऑफ वेरियस स्टोरेज डिवाइस टू एनिबल, ठीक। ये एडिट भी की जा सकती है, मॉडिफाई भी की जा सकती है। तो बेसिकली फाइल्स का मैनेजमेंट, कैसे वो स्टोर होंगी, कैसे रीड की जाएगी, कैसे राइट की जाएगी, ये फाइल मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली कितने काम हुए? 4 काम। प्राइमरी जो काम है वो मैंने बताया, 4 प्राइमरी काम होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, नॉट पर्सन नहीं, प्रोसेस मैनेजमेंट, कि कब किस प्रोसेस के लिए कितना सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, डी एलोकेट किया जाएगा, ये मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट, कब किस फाइल को कितना रैम देनी है, कितनी नहीं देनी है, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आप लगाते हैं उनका मैनेजमेंट जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। फाइल मैनेजमेंट, की फाइल कैसे स्टोर की जाएगी, कैसे डीएलोकेट की जाएगी, ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है प्राइमरीली, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। अब जो एक सेपरेट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बताना जरूरी है, कि इतना आपको पता चल जाए कि किस किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या कैसे कैसे होते थे, फिर नए नए आए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप के आगे बढ़ते चले गए और उनके फंक्शनिंग कैसे होती है, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो पहला टाइप है दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, तो हम लोग किसी एक डिवाइस पे बहुत सारे जो भी हमें टास्क एग्जीक्यूट कराने हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे देते थे कि ये इंस्ट्रक्शन है, आप एग्जीक्यूट करिए। उस डिवाइस को हम लोग जनरली बोलते थे पंच कार्ड। पहले पंच कार्ड आते थे, बहुत पहले पुरानी बात है ये। उन पे क्या होता था, हम एक साथ इंस्ट्रक्शन देते चले जाते थे। फिर वो क्या करता था कि सेम टाइप की जॉब को के बैचेज बनाता था। जैसे मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, ये है पंच कार्ड, इसमें आपने बहुत सारी प्रोसेस दे दी, P1, P2, P3, P4, ठीक है ना। ये आ गए आपकी जॉब्स, या ये आ गई आपकी प्रोसेस। अब ये क्या करता था कि सेम टाइप की जॉब का बैच बनाता था। एक टाइप ये, एक बैच ये हो गया, एक बैच ये हो गया, एक बैच ये हो गया, एक बैच ये हो गया। फिर इनको सीक्वेंशियली 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कराता था, है ना। तो पहले ये इसकी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती थी, फिर इसकी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती थी, फिर इसकी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती थी, फिर इसकी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती थी। तो बैच बना के, इसीलिए इसका नाम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम टाइप की जॉब्स के बैच बनाएंगे, फिर सीक्वेंशियली हम एग्जीक्यूट
करेंगे। दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आजकल मैं एग्जांपल कर दूं, अगर किसी कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी को बिल प्रिंट करना है तो वो क्या करेगा, ऐसा थोड़ी है कि प्रिंट वन बाय वन करेगा, वो तो एक साथ कमांड दे देगा, सारे बिल प्रिंट होते रहेंगे। तो इस टाइप से हम लोग बैच बनाते थे। जैसे ये फिगर देखिए आप, एक बैच जो हमारे पास प्रोसेस हुआ करती थी उनके बैच बन गए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंशियली फिर टाइम के साथ एग्जीक्यूट होती रहती थी। अब इसमें दो कैटेगरी होती थी, एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन और एक हम उसमें थोड़ा सा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट भी लेके आए थे। इसमें क्या होता था, एक ही टाइम पे दो जॉब भी एग्जीक्यूट हो रही थी, ठीक। कुछ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की एक ही टाइम पर दो जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन दो जॉब बेशक हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बैच तो बनेंगे। ये देखिए, ये बैच बने हुए हैं, ये बैच आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो जो पुरानी मशीन थी उसमें सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता था, फिर उसके बाद कुछ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आया। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेम टाइप्स की जॉब्स का पहले बैच बनेगा, फिर ये जो भी एक बैच है ये सीक्वेंशियली वन बाय वन एग्जीक्यूट होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ये पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, लोग अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियरली समझिएगा। जैसे कि लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग और यहाँ पर लिखा है मल्टीटास्किंग, इसी को ही बोलते हैं टाइम शेयरिंग। तो जनरली स्टूडेंट्स या बहुत से लोग ये डेफिनेशन लिख देते हैं कि मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मोर देन वन टास्क हो गया तो वो मल्टीटास्किंग हो गई। बात तो ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है। अब एक्चुअल मतलब क्या होता है उसको समझिए पहले। इसका बेसिकली आपको मतलब समझ में आएगा यहाँ से। ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और ये होती है हमारी प्रीएम्प्टिव। अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। देखिए, एक कंप्यूटर के पास सपोज करिए तीन प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3। ये एक सीपीयू को एग्जीक्यूट करा रही है, ठीक। तो कंप्यूटर क्या करता है कि सीपीयू अगर एग्जीक्यूशन करेगा, सपोज करो ये सीपीयू है, ठीक, ये हम सीपीयू में क्यों बनाएंगे कि ये हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पहले ये P1 जो प्रोसेस आप पहले देंगे सीपीयू को, वो उसको पूरा फिनिश करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 आई तो ये प्रोसेस P1 को पूरा कंप्लीट करेगा, अनलेस और अनटिल, जब तक प्रोसेस ही खुद से ना कह दे कि मुझे या कुछ आपको इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना है, कुछ इनपुट के लिए या कुछ आउटपुट के लिए वेट करना है। बात समझ में आ गई। प्रोसेस जो इन एग्जीक्यूशन के लिए दी जाएगी वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी जब तक कि प्रोसेस खुद ये ना कहे कि मुझे कुछ इनपुट चाहिए या कुछ आउटपुट चाहिए, ठीक। अब इसके बाद आप जो प्रोसेस देंगे, दूसरी प्रोसेस P2 दे दीजिए या P3 दे दीजिए, कोई सी भी दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने P3 दे दी, जरूरी नहीं P2 दी जाए, P3 दे दी। तो अब ये P3 का एग्जीक्यूशन पूरा फिनिश करेगा, फिर इसके बाद आएगी प्रोसेस P2, फिर ये प्रोसेस P2 को पूरा ही फिनिश करेगा। मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव का, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है। प्रीएम्प्टिव को हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं स्विचिंग, ऐसे समझिए जनरल भाषा में। प्रीएम्प्टिव मीन्स स्विचिंग, स्विचिंग नहीं होगी। एक टाइम पर जो प्रोसेस दी गई है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी। अगर प्रोसेस खुद से कहती है कि नहीं मुझे इनपुट आउट, अब मुझे इनपुट आउटपुट चाहिए, तब तो वो दूसरे पे स्विच कर जाएगा, बशर्ते प्रोसेस नहीं तो फिर प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट होगी। फिर देखिए, अब आया प्रोसेस P3 पर। P3 में तो P3 को ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा। फिर आया प्रोसेस P2, तो ये अब ये P2 को पूरा ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। अब देखिए साथ साथ में, अब इसमें देखिए कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। इसके बैच का डिसएडवांटेज समझ लीजिए, पहले मैंने नहीं बताया था। बैच में क्या है कि यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है बिल्कुल भी, कि सिस्टम में क्या काम चल रहा है ये पता ही नहीं चलता। ये बैच एग्जीक्यूट होते रहते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं, जब सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब लास्ट में ही यूजर देख पाता है कि सबके आउटपुट क्या रहे, वन बाय वन नहीं देख सकता। अब देखिए यहाँ पर इसका एडवांटेज ये है कि यूजर इंटरेक्शन होता रहता है। P1 कंप्लीट हो गया तो P1 का आउटपुट मिल जाएगा, P3 कंप्लीट हो गया तो P3 का आउटपुट मिल जाएगा, P2 एग्जीक्यूट हो गया तो P2 का आउटपुट दिख जाएगा। अब बैच में क्या था कि सारी जब एक साथ हो जाएंगी तब,
अब हमें कुछ मॉडिफाई करना है बैच में तो करना पॉसिबल नहीं था, जबकि यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि रेस्पॉन्स टाइम जो होता है, जो रेस्पॉन्स टाइम है वो ज़्यादा होता है। रेस्पॉन्स टाइम वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब अगर सपोज करो 100 प्रोसेस हैं तो पहले P1 तो P3 P2 P3 का रेस्पॉन्स बहुत बाद में मिलेगा। और दूसरा एक प्रॉब्लम जनरली आती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन। ये क्या प्रॉब्लम होती है कि जो प्रॉब्लम लास्ट में आई है वो बेचारी तो सबसे लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगी, तब तक वो पड़ी रहेगी। तो ये दो मेन प्रॉब्लम होती है मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया मल्टीटास्किंग में या टाइम शेयरिंग में। अब देखिए मल्टीटास्किंग क्या होती है, यही समझ लीजिएगा। प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, ये CPU को एग्जीक्यूट करानी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम शेयरिंग भी यही कहता है कि हम एक टाइम क्वांटम डिफाइन करेंगे। हम क्या, ओएस डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने किया 5 मिली सेकेंड या 5 माइक्रो सेकेंड, तो ये 5 माइक्रो सेकेंड P1 को देगा, जितनी भी प्रोसेस होंगी उस टाइम पे सबको देगा। फिर P2 को देगा, फिर P3 को देगा, भले ही ये पूरी एग्जीक्यूट हुई हो या ना एग्जीक्यूट हुई हो। इसके बाद फिर से P1 आएगी, फिर P2 भी आ सकती है, P3 भी आ सकती है, फिर P3 आएगी। इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। मतलब मल्टीटास्किंग, जो प्रोसेस थी आपकी एक साथ एग्जीक्यूट होंगी। और ये जो टाइम क्वांटम है, 5 इसको मिलेगा, फिर 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 5 इसको। या ये जो टाइम क्वांटम है ये सीपीयू अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है या ज़्यादा दे सकता है। अब इसका क्या मतलब है भाई, ये जो मैंने वर्ड लिखा प्रीएम्प्टिव स्विचिंग, यहाँ देखो स्विचिंग हो रही है कैसे। पहले P1 था, फिर P1 बाद में आया, तो प्रोसेस क्या हुई, स्विच हो गई P1 टू P2, है ना। अब P2 यहाँ भी थी और P2 यहाँ भी थी, P3 यहाँ भी थी, P3 यहाँ भी थी। तो प्रोसेस क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है, P1 से P2 पे जा रहा है, P2 से P3 पे जा रहा है, तो प्रीएम्प्ट कर रहा है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में ये डिफरेंस है कि ये आपका जो भी मशीन होगी उस पर्टिकुलर मशीन के लिए, सीपीयू के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए, सॉरी, जो सीपीयू है वो प्रोसेस P1 को तब तक एग्जीक्यूशन में लाएगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती, अनलेस और अनटिल की प्रोसेस खुद कह दे कि नहीं अब मैं, मुझे कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए, नहीं तो वो पूरा ही कंप्लीट करेगा। जबकि मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग में ये कहता है कि प्रोसेस में एक टाइम डिफाइन किया जाएगा, वो टाइम दिया जाएगा, तो सभी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आएंगी स्विच करते हुए, प्रीएम्प्ट करते हुए, है ना। अब देखिए इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी, रेस्पॉन्स टाइम सॉल्व हो गया, सभी को रेस्पॉन्स फटाफट मिलते रहेगा। स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी दूर होगी, जो प्रोसेस बाद में आएगी वो भी एग्जीक्यूशन में आएगी, ठीक। तो इसमें दोनों प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हो। अब देखिए इसमें अगर नहीं समझ में आया मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 और स्टूडेंट 5। टीचर है, वो क्या करेगा, अगर ये वाला सिस्टम चलता है तो पहले फर्स्ट स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, देन फिर दूसरी की, देन फिर तीसरे की, देन फिर चौथे की, देन फिर पांचवे की। ये कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग कि आपके पास 5 स्टूडेंट थे, मोर देन वन प्रोग्राम समझ लीजिएगा इनको, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो सारे होंगे लेकिन एक के बाद एक। अब देखिए मल्टीटास्किंग क्या कहता है, मल्टीटास्किंग ये कहता है कि अगर एक क्लास में सपोज करो 5 स्टूडेंट थे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो उसने कहा कि ठीक है, इसके पास 5 क्वेश्चन, सभी के पास 5-5 क्वेश्चन है, सपोज करो सभी टीचर को, पांचों स्टूडेंट को 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। इसने कहा नहीं भाई, मैं सभी के 5-5 नहीं कराऊंगा, पहले इस स्टूडेंट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, फिर इसके 2 कराऊंगा, फिर इसके 2 कराऊंगा, फिर इसके 2 कराऊंगा, फिर इसके 2 कराऊंगा, देन फिर रिपीट करके फिर इसके 2 कराऊंगा, फिर 2 कराऊंगा, फिर 2 कराऊंगा, फिर 2 कराऊंगा, फिर रिपीट करेगा, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, इस सभी स्टूडेंट्स को जल्दी टाइम मिल जाएगा और सभी का रेस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, और जो लास्ट वाला स्टूडेंट है उसको भी टाइम मिलता जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग में और मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग सिस्टम।
क्लियर? प्रिएम्प्टिव नॉन प्रिएम्प्टिव भी समझ में आ गया होगा। नॉन प्रिएम्प्टिव मीन्स पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी देन दूसरी, फिर कंप्लीट होगी देन दूसरी। और मल्टीटास्किंग का मतलब प्रिएम्प्टिव का मतलब पहले पहले एग्जीक्यूट हुई है, फिर बाद में फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी प्रॉब्लम, फिर तीसरी प्रॉब्लम, देन फिर रिपीट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये होती है हमारी क्या, प्रिएम्प्ट करने की प्रोसेस। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्लियर है बिल्कुल? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बताऊंगा। हाँ, अब देखिए मल्टी प्रोसेस। अब नेक्स्ट है हमारी मल्टी प्रोसेसिंग। अब मैं ऐसा करूंगा कि इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डालता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो आज मैंने इस टॉपिक में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के दो टाइप, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को मैनेज करेंगे या जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हमारी पर्टिकुलर नीड के लिए डिजाइन किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारा मैंने आपको बताया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर था, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस बताई आपको, ये पूरी है ना, फिगर से समझाया। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, ये तो चारों फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, ठीक। इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग बताया और मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग सिस्टम बताया, ठीक। तीन तरीके के एग्जीक्यूट किए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टी प्रोसेसिंग, देन मल्टी यूजर रियल टाइम सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड देन एम्बेडेड सिस्टम। तो ये नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।